यस, मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि ये जो मास यहाँ पे प्लेस किया हुआ है अर्थ सरफेस पे, इस मास के ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो। तो इन्होंने आंसर दिया कि भाई पहला फोर्स तो एक्ट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किधर एक्ट होगा बेटा बोलो, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ पे। कोई भी मास कहीं पर भी होने दो, उसके ऊपर का ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट होता है बेटा बोलो, टुवर्ड्स द सेंटर। तो पहला फोर्स तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स क्या एक्ट होगा इसके ऊपर, या होगा भी कि नहीं होगा, सब पूछ रहा हूं। इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? एक फोर्स होता है लेकिन वो उतना काम नहीं कर सकता, क्योंकि कौन सा फोर्स? अर्थ घूम रही है और मतलब रोटेशन के वक्त तो उतना नहीं कर सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके नाइस बेटा। इसके ऊपर जो दूसरा फोर्स एक्ट होगा वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? बिकॉज दिस बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस एंड अर्थ इज रोटेटिंग। अगर अर्थ रोटेट हो रहा है मतलब ये जो मास प्लेस्ड है अर्थ सरफेस पे, वो यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ऐसे विजुअलाइज करके देखो, ये मास यहाँ पे प्लेस्ड है, जब अर्थ रोटेट होगा तो ये वाला मास सर्कुलर पाथ पे घूमेगा कि नहीं, है ना? तो एज अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ के ऊपर जितने भी मासेस है, ऑल मासेस आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। इज दैट क्लियर? और अगर ये वाला मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस है स्मॉल आर, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है स्मॉल आर, तो सीधी सी बात है इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। अब आप मेरे को पूछोगे कि सर सेंट्रीफ्यूगल क्यों, सेंट्रीपेटल क्यों नहीं? तो मैंने मोशन इन प्लेन में आपके साथ डिस्कस किया था, सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट नहीं होता, वो यूटिलाइज होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स था, जानते हो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन था? ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको पुल करके रखा है बेटा, उसकी वजह से इसको ना सेंट्रीपेटल फोर्स मिला और इसका सर्कुलर मोशन हुआ। और क्योंकि अब सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसके लिए इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस गिवन ऑब्जेक्ट। ये जो भी मास है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट होंगे। पहला फोर्स उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके ऊपर का ग्रेविटेशनल फोर्स जो किधर एक्ट होगा बेटा बोलो, along the radius towards the center of the, along the radius towards the center of the, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे एक्ट। एंड सेकेंड इसके ऊपर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो किधर एक्ट होगा बेटा बोलो? इधर हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यस, सो इस गिवन ऑब्जेक्ट पे, इस मास पे दो फोर्सेस एक्ट होंगे। पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज इट इज ऑन द अर्थ सरफेस। दूसरा कौन सा फोर्स बेटा बोलो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? बिकॉज दिस मास इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इसके लिए ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसका लेक्चर चल रहा है। पक्का सबको समझ में आया बेटा? ये पक्का दोनों समझ में आया? ठीक है। यहाँ तक किसी कुछ डाउट है क्या? यस, एनी डाउट अप टू दिस? हाँ बेटा बोलो। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल तो हमेशा किधर एक्ट होता है? अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसका सर्कुलर पाथ ऐसे है ना, इससे अवे, इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। देखो एरो इधर एक्ट होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट होगा।
मेरा माइक ऑन है। अच्छा आपको अनम्यूट करना है। सुनो। सब कुछ मतलब मैंने क्या बोला? तो ये दो फोर्सेस। अब आप पूछोगे सर लैटिट्यूड क्या है? हाँ बेटा क्या डाउट है मेरे को बोलो। सिद्धार्थ क्या डाउट हो तो बोल बेटा। ओके चलो फिर से एक बार मैं बोलता हूं, ध्यान से देखो सब लोग, एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पे ये हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ बराबर है। इस अर्थ सरफेस पे ये अर्थ सरफेस है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। इसको हम लोग बोलते हैं पोल, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। और हमारा अर्थ अबाउट दिस एक्सिस ऐसे घूमता है बेटा, ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे घूमता है। और यहाँ पे जो सन है हमें ऐसा लगता है कि भाई हम लोग जब ऐसे जाएंगे तो हमको लगता है कि इससे वेस्ट में आ रहा है। यस। दूसरी बात, इस अर्थ सरफेस पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट होंगे वो हम लोग देखना चाहते हैं। तो टू फोर्सेस, पहला अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स which is acting along the radius towards the center of the earth। देख मैं दो सेंटर की बात कर रहा हूं, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर जो यहाँ पे है और अर्थ का सेंटर जो यहाँ पे है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट होता है? along the radius towards the center। यहाँ पे होता तो along the radius towards the center, यहाँ पे होता तो along the radius towards the center। It is always acting along the radius towards the center। Hence इसके ऊपर का ग्रेविटेशनल फोर्स along the radius towards the center। And second, अगर ये मास अर्थ सरफेस पे है एंड अर्थ इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, मतलब ये वाला मास कौन सा मोशन करेगा बेटा बोलो? सर्कुलर मोशन। अगर ये वाला मास सर्कुलर मोशन करेगा तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। क्योंकि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो दो फोर्स होता है, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल। अब आपके मन में आएगा सर सेंट्रीफ्यूगल क्यों, सेंट्रीपेटल क्यों नहीं? ये तो मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था बेटा कि सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट नहीं होता, वो यूटिलाइज होता है। वो यूटिलाइज हो जाता है, इसके लिए तो सर्कुलर मोशन होता है, और सर्कुलर मोशन हो रहा है फिर अभी की फोर्स एक्ट होगा, वो ऐसे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये तो दो चीज सबको समझ में आई है, ठीक है। तो ये वाला अच्छा देखो ना, ये दो फोर्सेस, अच्छा अभी सबको क्लियर है क्या दो फोर्सेस? यस प्रथमेश, अभी सबको समझा ये मैंने क्या बोला? ओके ओके। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट कि लैटिट्यूड क्या है, व्हाट इज द लैटिट्यूड? ये लैटिट्यूड है क्या बेटा? इस इक्वेटर वाला रेडियस जो है और वो लाइन जो सेंटर ऑफ द अर्थ और उस मास को ज्वाइन करता है, इनके बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड लैटिट्यूड फाई। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा बोलो? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से। और लैटिट्यूड है क्या? ये रेडियस अलोंग इक्वेटर एंड दैट लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द गिवन मास, इनके बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, दैट इज फाई। तो हमारा लैटिट्यूड हो गया, फाई हो गया। अगर ये लैटिट्यूड फाई है तो सीधी सी बात है ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? फाई। ये भी हमारा फाई, लैटिट्यूड फाई फाई। डन? दूसरी बात, मैंने फोर्स के टर्म्स में बात करी थी, बट मुझे एक्सप्रेशन किसके लिए चाहिए बेटा बोलो? एक्सीलरेशन के लिए। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से बेटा बोलो? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों एक्सीलरेशन पे एक्ट होंगे।
तो इधर जो एक्ट होगा वो होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोले तो जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दूसरा क्या बेटा बोलो, ACF, ए सफिक्स CF। क्यों CF? सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। बट कौन सा एक्सीलरेशन? सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। इज दैट क्लियर? ये सबका समझ में आ रहा है बेटा? ये दो एक्सीलरेशन सबको समझ में आया, ACF और G, ऐसे दो एक्सीलरेशन यहाँ पे है। उसमें से इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, कोई बताएगा? सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा? मोशन इन प्लेन में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, नोटबुक अगर रखे हो तो तुरंत चेक करके देखो। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख के दिया था मैंने, वेरी वेरी, उसके जस्ट पहले होगा बेटा। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन का चेक करो, तीन फार्मूले दिए होंगे मैंने। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के 3 फार्मूले चेक करके देखो। यस बेटा, mv स्क्वायर बाई आर फोर्स होगा, सिर्फ मैं एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं। 3 एक्सीलरेशन, v स्क्वायर बाई आर ओमेगा स्क्वायर एंड v ओमेगा। चेक करो, 3 एक्सीलरेशन बोला था मैंने, क्या क्या? v स्क्वायर बाई आर ओमेगा स्क्वायर एंड v ओमेगा। यस और नो? अरे भाई हाँ तो बोलो, ऑनलाइन वालों, आई एम वेटिंग। यस, ओके बेटा, ओके। तो ये 3 फार्मूले हमारे पास हैं, v स्क्वायर बाई आर ओमेगा स्क्वायर एंड v ओमेगा। उसमें से मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला लिखूंगा? आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। अरे बेटा जो सेंट्रीपेटल होता है वही सेंट्रीफ्यूगल, चेक कर, लिख के दिया मैंने। डिस्टिंग्विश देख आगे करके दिया बेटा, डिस्टिंग्विश पे देख लिख के दिया है। यस, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया आर ओमेगा स्क्वायर। अभी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर 3 एक्सप्रेशन थे, v स्क्वायर बाई आर ओमेगा स्क्वायर और v ओमेगा, इन तीनों में से आपने आर ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लिखा? बाकी दो ने क्या पाप किया है? वो दोनों ने क्या पाप किया बेटा, मैं आपको बताता हूं क्या पाप किया है। देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा, हर एक पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफर, बट जो एंगुलर वेलोसिटी होगा सारी जगह पे सेम ही रहने वाला है। इसके लिए मैंने ये वाला फार्मूला लिखा। आई रिपीट, हमारे पास फार्मूला है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। जब ये बॉडी रोटेट होगा तो जितने भी मासेस हैं इस बॉडी के अंदर सबका एंगुलर स्पीड सेम रहने वाला है, बट लीनियर स्पीड सबका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि v क्या है? आर ओमेगा। अब बेटा अगर मास यहाँ पे प्लेस्ड है तो उसका रेडियस इतना है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मास का रेडियस, मतलब ये मास इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसका रेडियस इतना है। अगर ये मास यहाँ पे होता तो उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस और छोटा होता, यहाँ पे होता तो और छोटा होता, यहाँ पे होता तो और छोटा होता, और पोल पे होता तो उसका रेडियस क्या हो जाता था? 0। अगर यहाँ पे होता तो रेडियस और बड़ा हो जाता, और बड़ा हो जाता, और बड़ा हो जाता, और इक्वेटर पे होता तो रेडियस सबसे बड़ा होता। यस और नो? यस और नो? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कैसा ना बेटा, आर चेंज हो रहा है बट ओमेगा सारे पॉइंट्स का क्या रहने वाला है? सेम। इसके लिए मैंने ए वाला फार्मूला लिखा, वी वाला फार्मूला नहीं लिखा। बाकी के दोनों फार्मूले में वी है, चेक करो, वी स्क्वायर बाई आर और वी ओमेगा। यस, इसके लिए मैंने यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर वाला फार्मूला लिखा, जिसको ओमेगा सबका क्या रहेगा? सेम। एक काम करो बेटा, बीएसएस में एक पॉइंट लिख लो उधर ही, तो हमेशा याद रहेगा। लिखो बीएसएस में एक पॉइंट लिखो, लिखो, when a body is rotating, when a body is rotating, when a body is rotating, all small masses of the body, all small masses of the body, all
small masses of the body are moving with constant angular speed, moving with constant angular speed, but different linear speed. सारे मासेस का एंगुलर स्पीड सेम रहेगा, बट लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, बोलो डिफर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा. लीनियर स्पीड बट डिफरेंट लीनियर स्पीड. यस, एक पॉइंट सबको समझा बेटा. तो यहाँ पर बॉडी रोटेट हो रहा है, तो जहां पर भी मासेस को रखो, कहीं पर भी मासेस को प्लेस करो, उसका एंगुलर स्पीड क्या रहने वाला है, सेम. सिर्फ क्या अलग अलग होगा, लीनियर स्पीड. ये रीजन है बेटा मैंने यहाँ पे ना लीनियर स्पीड वाला फार्मूला नहीं लिखा, मैंने एंगुलर स्पीड वाला फार्मूला लिखा. यहाँ तक किसी कुछ डाउट है क्या? एनी डाउट अप टू दिस? पक्का नहीं है? श्योर? आगे बढ़े बेटा हम लोग. ठीक है, ओके ओके. अब यहाँ देखो, अभी इसमें भी एक छोटा सा मिस्टेक क्या है बेटा, पता है? कोई मिस्टेक नहीं है, मैं सब बोल रहा हूं. मैं इसको आर ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में तो लिखा बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है, बट इस आर के फॉर्म में मैं नहीं लिखना चाहता हूं. मैं इसे लैटिट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जो वेरिएशन ऑफ जी चाहिए, नॉट विथ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. कौन से टर्म में चाहिए बेटा, बोलो? लैटिट्यूड के टर्म में चाहिए. यस और नो? क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड. तो मेरे को लैटिट्यूड वाइज वेरिएशन चाहिए, तो इसको मैं यहां से हटा के लैटिट्यूड के टर्म में लिखूंगा. कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखो बेटा. ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, रेडियस 90 डिग्री. अब इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला ट्रायंगल, इसका नामकरण कर दे. क्या नामकरण कर दे? इसको ओ डैश बोल देता हूं. इसका रेडियस मतलब अर्थ का सेंटर ओ है, सर्कुलर पाथ का रेडियस ओ डैश बोल देते हैं. ठीक है, ये ओ है, इसको क्या नाम दे देते हैं? समझो इस पॉइंट को हम लोगों ने पी नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया? पी. तो इन ट्रायंगल इधर ही लिख देते बेटा. इन ट्रायंगल ओ डैश या ओ डैश पी, ओ डैश पी, ओ डैश पी. इस ट्रायंगल में ओ डैश का वैल्यू कितना बेटा, बोलो? ओ डैश का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री ओ डैश का वैल्यू. और एंगल पी का वैल्यू कितना बेटा, बोलो? 5. एंगल पी इज 5. तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूंगा cos phi इक्वल्स टू. अब बोलोगे सर अब इसका cos वैल्यू क्यों निकालना चाहते? साइन या tan ने क्या पाप किया? कोई पाप नहीं किया बेटा. मेरे को इस साइड में और इस साइड में इंटरेस्ट. इसका वैल्यू कोई बताएगा क्या होगा? ओपी का वैल्यू क्या होगा पता है बेटा? आर, बिकॉज ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये सर्कमफरेंस ऑफ द अर्थ है, तो सेंटर से सर्कमफरेंस रेडियस ही होगा ना आर. ये स्मॉल आर है. मुझे cos phi क्यों चाहिए? बिकॉज मुझे इन दोनों साइड में इंटरेस्ट. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos phi. क्या होगा cos phi? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट क्या है बेटा, बोलो? स्मॉल आर. और हाइपोटेनियस क्या है? कैपिटल. तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू क्या होगा? आर cos phi. आर cos phi. मतलब बेटा अब इस फॉर्मूले में चेक करो, आर को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं, यहाँ पे स्मॉल आर को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? आर cos phi. इसके लिए ACF का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा? ACF का वैल्यू आर की जगह पे हो जाएगा आर cos phi और जो ओमेगा स्क्वायर ऐसे. अब यहाँ पे सोच के देखो बेटा, ओमेगा सारे मासेस के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट. क्यों कांस्टेंट? मैंने नोट अभी लिख के दिया है बेटा. आर भी सारे पॉइंट्स पे कांस्टेंट रहेगा. आर कभी चेंज होगा क्या? रेडियस ऑफ द अर्थ चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा. फिर एक ही चीज चेंज हो रहा है, क्या बेटा बोलो? फाई, लैटिट्यूड. अगर बेटा मान लो हम लोग यहाँ पर आ गए, अगर हम लोग ए वाले मास को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो देखो लैटिट्यूड कम हो जाएगा कि नहीं?
यहाँ पे रखे थोड़ा और कम हो जाएगा, और इक्वेटर पे आ गया तो लैटिट्यूड क्या हो जाएगा 0। यहाँ से थोड़ा यहाँ पे रखे, देखो लैटिट्यूड बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ जाएगा, और पोल पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, दैट इज 90 डिग्री। इस लाइन से क्या एंगल फॉर्म करता है, वो लैटिट्यूड ना बेटा, तो ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं। तो अभी जो भी वेरिएशन होगा वो किसके टर्म में आ गया, लैटिट्यूड के टर्म। गेटिंग में दिस। तो ये दो एक्सीलरेशन जो एक्ट हो रहे थे, एक है जी और एक दूसरा वाला एक्सीलरेशन सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, जिसका फार्मूला आर ओमेगा स्क्वायर। बट बेटा मेरे को ना आर को रिप्लेस करना था। क्यों आर को रिप्लेस करना था, क्योंकि ये वेरिएशन में लैटिट्यूड के टर्म में लिखना चाहता हूं, ना कि रेडियस के टर्म में, इसके लिए ऐसा लिख दिया मैंने। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? यस, एनी डाउट अप टू दिस? किसी को भी कुछ भी डाउट है? आदित्य, एनी डाउट बेटा? हाँ बेटा बोलो। ना 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 ना, वो मास और सेंटर ऑफ द अर्थ, ये जो लाइन ज्वाइन करता है और इक्वेटर वाला जो रेडियस है उसके बीच का एंगल को बोलते हैं लैटिट्यूड। दिस एंगल इज लैटिट्यूड, ठीक है। और चूंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या पैरेलल है, ए ट्रांसवर्स है, इसके लिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेटिव, ठीक है। तो यहां तक हम मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। हमारा अर्थ था, एक मास प्लेस किया, मास के ऊपर दो फोर्स एक्ट होंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसलिए क्योंकि दिस मास इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और ये मास सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज ये अर्थ सरफेस पे है, और सरफेस इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, और सरफेस इज परफॉर्मिंग, मतलब अर्थ इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। इसके लिए उसके सरफेस पे जो भी मासेस होंगे वो कौन सा मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन। और अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कौन सा फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल। सो दो फोर्सेस। बट ये जो एक्सप्रेशन है मुझे एक्सीलरेशन के टर्म में चाहिए, फोर्स के टर्म में नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे एसीएफ, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, क्योंकि जिधर फोर्स एक्ट होता है उधर एक्सीलरेशन भी एक्ट होता है। तो इसका एक्सीलरेशन जी हो गया, ये भी एक्सीलरेशन आ गया। इस एक्सीलरेशन में मैं आर के टर्म में नहीं लिखना चाहता था, बिकॉज मुझे एक्सप्रेशन लैटिट्यूड के टर्म में चाहिए, स्मॉल आर के टर्म में नहीं चाहिए। इसके लिए स्मॉल आर को मैंने रिप्लेस करके इस फॉर्म में लिख दिया। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अमोल सर को याद करो। अमोल सर ने हमको क्या पढ़ाया स्केलर्स एंड वेक्टर्स में, मैथमेटिकल मेथड्स में सर ने हमको क्या पढ़ाया है, अगर दो वेक्टर्स एक ही लाइन में होंगे और सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच में क्या होता है, एडिशन। एक ही लाइन में होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे तो बेटा वो सेम लाइन में भी नहीं है, मतलब सेम लाइन में है ही नहीं, पहली बार अलग अलग लाइन पे है। अब बताओ इनका रिजल्ट कैसा फाइंड आउट करेंगे? हाँ, अब जब ये दोनों ही वेक्टर्स सेम लाइन पे नहीं है तो क्या करें, सेम लाइन पे होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो एडिशन, सेम लाइन पे है अपोजिट डायरेक्शन में है सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर वो सेम लाइन पे ही नहीं है देन व्हाट टू डू, तब क्या करें बेटा? यस, ए प्लस बी प्लस सी, ट्रायंगल लॉ। रोहित अच्छा बोला, आदित्य मंडल भी बोला ट्रायंगल लॉ। ए बेटा टू बी वेरी फ्रैंक, दो लॉज हैं, एक ट्रायंगल लॉ और एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और टू बी वेरी फ्रैंक यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज नहीं होगा, इसलिए यूज नहीं होगा बिकॉज इन दोनों एक्सीलरेशन का ओरिजिन एक ही है। जब ओरिजिन एक होता है तो पैरेललोग्राम यूज होता है, और जब ओरिजिन सेम नहीं होगा तो ट्रायंगल लॉ यूज होता है। यस, पढ़ा है ना बेटा हम लोगों ने। तो अगर दोनों का ओरिजिन सेम है तो क्या यूज होगा, पैरेललोग्राम। ओरिजिन सेम नहीं होगा तो ट्रायंगल लॉ यूज होता है। यस, तो यहाँ पे क्या यूज होगा बेटा, बोलो, पैरेललोग्राम और बैक एडिशन। सिर्फ दो पैरेललोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा पैरेललोग्राम के थ्रू। इसके लिए हमारे बोर्ड वालों ने एक दूसरा मेथड बताया हमको, अल्टरनेट मेथड। इसके पहला वाला जो सिलेबस में जो टॉपिक था, इसको सॉल्व करने के लिए हम पैरेललोग्राम ही यूज करते थे, क्योंकि ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। मतलब नॉन कोलिनियर का मतलब समझते हो, जो एक लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइन पे है, तो इनका एडिशन कैसे आएगा या सब्ट्रैक्शन कैसे आएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ से।
ओरिजिन सेम है तो पैरेललोग्राम, ओरिजिन अलग अलग है ट्रायंगल। लेकिन एक हमारे पास ऑल्टरनेट मेथड भी है बिना ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज किए बगैर, और वो है रिजोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट। रिजोल्यूशन किस लिए यूज होता है बेटा, बोलो व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर? रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का काम क्या है बेटा बताओ? स्प्लिट करना, बराबर है, बट उसके पीछे का पर्पस क्या है? क्यों हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं? क्यों यूज करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर? ना, रिजल्टेंट के लिए तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम यूज होता है, बराबर है कि नहीं? ट्रायंगल और पैरेललोग्राम किसके लिए यूज होगा? दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो उनका रिजल्टेंट कैसे आएगा? तो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का क्या काम है? What is the main function of resolution of a vector? Come on. Aditya Mandal, बोल बेटा. Why we are using value find करने के लिए? ओके, ऐसा नहीं बेटा, देख इसका मेन फंक्शन क्या है? जैसे ACF वेक्टर है यहां पे और मुझे उसका वैल्यू चाहिए यहां पे, समझ रहा बेटा? हमारा यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, मेरे को बोलो? हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों भी वेक्टर सेम लाइन में नहीं है। अगर ये दोनों सेम लाइन में होते तो हमारा काम आसान हो जाता ना बेटा। सेम लाइन में होते, सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड कर देते, सेम लाइन में होते, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो सब्ट्रैक्ट कर देते। तो ये दोनों सेम लाइन में नहीं, इसके लिए तो हम लोग पैरेललोग्राम वाला मेथड देख रहे थे ना। वो तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है। हमको गवर्नमेंट ने बोला कि पैसा मत सॉल्व करो, बच्चे लोगों को भारी पड़ता है, तो हमको इजी करके दो। तो इजी कैसे होगा? तो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा बेटा, रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन में क्या करना है? जो ये दोनों भी वेक्टर जो सेम लाइन में नहीं है, हम उन दोनों को सेम लाइन में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? तो जरा ध्यान से देखो बेटा, दोनों को हम सेम लाइन में कैसे लेके आएंगे, जरा ध्यान से देखो। मैं क्या करूंगा, इस लाइन को, ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ है ना बेटा, सेंटर से लेके मास को ज्वाइन करने वाला लाइन, उस लाइन को मैं आगे ऐसा प्रोसीड कर देता हूं। जो मेरा ACF है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, बट इसका वैल्यू मैं इस रेड वाली लाइन में फाइंड आउट करना चाहता हूं। अगर ए वाला एंगल फाई है तो ए वाला भी एंगल फाई हो जाएगा। वाई बेटा, वाई फाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ए वाला फाई तो ए वाला भी फाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अब एक्चुअल इसका वैल्यू मुझे पता है, बट इसका वैल्यू मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इसका वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। इसके लिए यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। किसी एक वेक्टर का वैल्यू कहीं और चाहिए तो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। और रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है? जिसका वैल्यू जहां पे चाहिए वहां से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। यही पढ़ा है ना सर ने? जिसका वैल्यू जहां पे चाहिए वहां से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। तो बेटा मैं यहां से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, कैसे? ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ऐसे A5 AB5, ठीक है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटा, कर दिया मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज, जो क्या है ACF, और इसका वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। इसका वैल्यू कैसे आएगा बेटा, आप सोच के बताओ। ये वाला जो साइड है वो फाई का कौन सा साइड है? एडजेसेंट। ये कौन सा साइड है बेटा, बोलो? अपोजिट। ये कौन सा साइड है? एडजेसेंट। जो एडजेसेंट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज का कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस कंपोनेंट। और जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है? साइन कंपोनेंट। क्लियर है ना बेटा? थीटा का एडजेसेंट साइड कॉस कंपोनेंट और अपोजिट साइड साइन कंपोनेंट। क्लियर एकदम? तो बेटा हाइपोटेन्यूज क्या है? ACF। तो उसका ए वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? ACF cos, ACF cos।
ACF cos फाई। लेकिन पहले बच्चे लोग ACF का वैल्यू है क्या? ACF का वैल्यू है क्या? तो ACF का वैल्यू है r cos फाई ओमेगा स्क्वायर। ये r का वैल्यू हो गया, सॉरी ACF का वैल्यू हो गया, और ये वाला cos फाई है। मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, r cos स्क्वायर फाई ओमेगा स्क्वायर। cos फाई cos स्क्वायर फाई ओमेगा स्क्वायर इज r as it is। होप सो यू आर गेटिंग दिस। ये सबको समझा बेटा? अब क्या हो गया बेटा, बोलो, जो दोनों एक्सीलरेशन है g, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल, अब वो दोनों एक लाइन में आ गए बेटा, और दोनों का डायरेक्शन क्या दिख रहा है बेटा, बोलो, अपोजिट, सेम लाइन पे है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो क्या करेंगे, सब ट्रैक कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये सबको समझा बेटा मैंने क्या बोला? पक्का सबको समझा है? श्योर? ओके, एक बात और छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। जो ये वाला लाइन है, ये वाला जो लाइन है, क्या और सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है? इज दिस लाइन, ये वाला लाइन इस और सरफेस पे परपेंडिकुलर है? नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है बेटा। हाँ, ये वाला लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। देखो एक बात बताता हूं, जैसे मान लो ये तुम्हारा स्फीयर है या सर्कल है, ऐसा जो लाइंस रहते हैं ना बेटा, जो सेंटर से पास होता है, ऐसा स्ट्रेट सेंटर से पास होता है, इनको हम लोग बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स बोलते हैं बेटा इसको, रेडियली आउटवर्ड्स। या इसको हम लोग ना, जो रेडियल आउटवर्ड्स बोल रहा है, ये रेडियली आउटवर्ड्स ही है ना। इसके लिए इस कंपोनेंट को, इस ACF का रेडियल कंपोनेंट बोलेंगे। कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे? रेडियल। AR बोले तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है होता है यहाँ पे, उसका मैंने यहाँ वाला पार्ट फाइंड आउट किया, जो कैसा है बेटा, बोलो, रेडियली आउटवर्ड्स है। इसके उसको कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे? रेडियल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। जो कैसे है बेटा, बोलो, उसी लाइन पे है जिस लाइन पे हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, बट कैसा? अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब बेटा इस मास के ऊपर दो एक्सीलरेशन एक्ट हो गए, पहले से ही दो थे, लेकिन बीच में गड़बड़ क्या था बेटा, बोलो, वो दोनों एक्सीलरेशन सेम लाइन पे नहीं थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया बेटा, बोलो, दोनों एक्सीलरेशन को सेम लाइन पे लेके आए। क्यों सेम लाइन पे लेके आए? ताकि हम उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकें। मेरा बात सबको समझा बेटा? श्योर? यस? एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? ओके, अब यहां पे देखो जरा ध्यान से सब लोग। बेटा हमारे पास दो एक्सीलरेशन G और रेडियल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? लेट G डैश be the resultant acceleration. Let G dash be the resultant acceleration acting on the given mass. Then it is given by, what is G dash? G dash क्या होगा बेटा? G dash का वैल्यू G माइनस R cos स्क्वायर फाई ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन। इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया। आप बोलोगे सर आपने माइनस ही क्यों किया? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, इसके लिए माइनस किया। अब आपके मन में अगला क्वेश्चन आएगा, सर जब माइनस करना ही था इसमें से इसको माइनस करते, इसमें से इसको क्यों माइनस कर रहे हैं?
आप ऐसा क्यों नहीं किया? इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो ना, r cos स्क्वायर फाई ओमेगा स्क्वायर माइनस g क्यों नहीं किया? बिकॉज g इज ग्रेटर देन r cos स्क्वायर फाई ओमेगा स्क्वायर। ये g इससे बड़ा है। अब आपके मन में आएगा सर आपको सपना आया था, आपको कैसे पता चला कि g बड़ा है? अरे बेटा, अगर r cos स्क्वायर फाई ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा होता तो क्या हम और सरफेस पे रुक पाते? ये वाला एक्सीलरेशन, ये वाला फोर्स को उठा के बाहर फेंक देता और पता नहीं हम कौन से प्लेनेट पे जा सकते। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? इसके लिए बेटा हम लोग बोल सकते हैं कि जी इससे बड़ा है, बिकॉज वी आर स्टेबल ऑन द हम और पे स्टेबल है, मतलब सीधी सी बात है, जी का वैल्यू इस एक्सीलरेशन से ज्यादा है। मेरा बात सबको समझ में आया क्या? सबको समझा एवरीवन? ऑनलाइन ऑनलाइन वालों, ओके ठीक है। चलो अब आगे देखो बेटा, यहाँ पे हाँ बोलो, कहाँ पे मास? G dash with the resultant acceleration acting on the given mass. Given mass that is given by, बराबर है बाबू? ये आ गया। अब यहाँ पे दो पॉइंट, इसके बाद दो पॉइंट्स मुझे क्या लिखना, जरा ध्यान से देखो। ये देखो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो हमारे ऊपर का जो एक्सेलरेशन है वो g है, हमारे ऊपर का एक्सेलरेशन क्या है? g। हमारे ऊपर का एक्सेलरेशन g, जो हमें सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ पुल करके रखता है। बट इस अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, और वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है करके जी में से इतना पार्ट क्या हो रहा है बेटा? सबट्रैक्ट। यही रीजन है बेटा कि राइट नाउ हमको हमारा एक्चुअल वेट पता नहीं चल रहा है। राइट नाउ जो मशीनें हमको हमारा वेट बताती है ना बेटा, वो गलत बता रही है। मशीन खराब नहीं है, मशीन बराबर है, बट वो जो वेट बता रहा है ना, वो हमारा एक्चुअल वेट नहीं है, हमारा एक्चुअल वेट उससे थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वेट हमारा क्या होना चाहिए था? जी की वजह से, लेकिन जी में से ये पार्ट क्या हो रहा है? सबट्रैक्ट। तो नेट जी हमारे बॉडी पे क्या एक्ट हो रहा है? जी डैश, जो एक्चुअल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से थोड़ा कम है। इसके लिए जो हमको हमारा वेट बताया जाता है, वो वेट क्या है बेटा? बोलो। तो कम है बेटा, कम वेट, कम वेट, एक्चुअल वेट नहीं। अगर हाँ अर्थ ने अपना रोटेशन बंद कर दिया, अर्थ ने अपना रोटेशन बंद कर दिया, तो उसके ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, 0। और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, मतलब जो पार्ट सबट्रैक्ट हो रहा है वो सबट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा, और हमारे ऊपर का क्या बढ़ जाएगा बेटा? बोलो, जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। जी का वैल्यू बढ़ेगा मतलब हम लोगों का वेट बढ़ जाएगा। याद आया मैंने बोला था अगर अर्थ ने रोटेशन बंद कर दिया तो हम लोगों का वेट बढ़ जाएगा। समझा क्यों वेट बढ़ जाएगा बेटा? क्योंकि ओमेगा का वैल्यू 0 हो जाएगा, एंगुलर स्पीड 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, हमारे ऊपर का नेट एक्सीलरेशन बढ़ गया बेटा। हमारे ऊपर का नेट एक्सीलरेशन अगर बढ़ गया तो वेट बढ़ जाएगा। अब आपके मन में ऐसा आएगा कि सर आप तो ये भी बोले थे कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका वेट नहीं बढ़ेगा। सर वो कौन से लोग हैं जिनका वेट नहीं बढ़ेगा? जानना चाहते हो? देखो ध्यान से यहाँ पे, ये बेटा ये फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ पे थोड़ा अलग पार्ट में ये दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ at पोल, एट पोल, पोल पे फाई का वैल्यू कितना हो गया? 90। एट पोल फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, 90। तो एट पोल फाई इज इक्वल्स टू 90 एंड cos 90 कितना बेटा? बोलो, 0।
cos 90 क्या होता है 0। तो अगर यहाँ पे 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय तो ये 0, तो g डैश सफिक्स p कितना हो जाएगा g डैश, जो नेट एक्सीलरेशन हमारे ऊपर एक्ट हो रहा है, सफिक्स p क्यों लिखा, एट पोल, g डैश एट पोल, ये g डैश इन जनरल है बेटा, ये पोल पे। अब यहाँ पे लिखूंगा एट इक्वेटर, फाई का वैल्यू इज 0 एंड cos 0 क्या बेटा बोलो, cos 0 1। अगर ये 1 हो गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, और g डैश e क्या हो जाएगा इक्वेटर पे g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। ये इन जनरल हो गया, ये पोल पे हो गया, इक्वेटर पे हो गया। अब बताओ बेटा वो कौन से लोग हैं जिनका वेट नहीं बढ़ेगा, पोल वाले लोग। क्यों, पोल वाले लोगों पे और के रोटेशन का इफेक्ट ही नहीं है, और के रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर रोटेशन का इफेक्ट नहीं है तो सीधी सी बात है स्टॉप होने का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों बेटा, क्योंकि वो पोल पे ही है ना, तो पोल के ऊपर रेडियस का वैल्यू क्या है 0, उसका वेलोसिटी 0, मतलब वो मूव ही नहीं हो रहा है। अगर वो मूव नहीं हो रहा है मतलब उसके ऊपर बोलते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा हो, नहीं एक्ट होगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं होगा तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा ना, एक ही फोर्स होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके लिए बेटा जो पोल वाले लोग हैं उनका वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ना रोटेशन का ही उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो स्टॉप होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पोल पे जो लोग हैं उनका रियल वेट अभी मशीन में भी यूज करेंगे, उनका रियल वेट दिखाएगा। बट पोल के छोड़ के हम लोग किधर भी होने दो बेटा, हॉट सरफेस पे कहीं पर भी होने दो, वही मशीन यूज करोगे तो हमको हमारा वेट कम पता चलेगा। क्यों कम पता चलेगा बेटा, बिकॉज हमारे ऊपर फुल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट नहीं हो पा रहा है। किसकी वजह से नहीं हो पा रहा बेटा बोलो, रोटेशन की वजह से। क्योंकि रोटेशन की वजह से हम सारे मासेस कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। अगर हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सा फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल। इसके लिए कौन सा एक्सीलरेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगल, और वो जी में से सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। इसके लिए हमको हमारा नेट वेट एक्चुअल वेट से थोड़ा कम पता चलता है। हाँ नहीं, अगर इसको अगर ऐड कर देंगे तो हमको एक्चुअल वैल्यू पता चलता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, मान लो किसी आदमी को हम लोग इक्वेटर से लेके पोल पे आ गए, इक्वेटर से पोल पे लेके आ गए, तो उसका वेट बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा है, और पोल से इक्वेटर पे लेके आ गए तो कम हो जाएगा। बट क्वेश्चन ऐसा है कि वो वैल्यू कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा, हमारा वेट कितना कम हो जाएगा या कितना बढ़ जाएगा, इसका क्या आंसर है। पोल से इक्वेटर पे आएंगे तो हमारा वेट कम होने वाला है डेफिनेटली, और इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो हमारा वेट बढ़ने वाला है पक्का। बट क्वेश्चन है कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा। यस, कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा। ये बेटा आर ओमेगा स्क्वायर, पूछोगे नहीं क्यों आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पोल और इक्वेटर में आर ओमेगा स्क्वायर का ये तो डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो पोल और इक्वेटर का, तो क्या डिफरेंस आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। उतना ही डिफरेंस है ना, तो उतना ही डिफरेंस आएगा। अगर हम इक्वेटर से पोल पे आ गए तो हमारा वेट आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ जाएगा, और पोल से इक्वेटर पे आ गए तो आर ओमेगा स्क्वायर कम हो जाएगा, सिंपल। ऐसा बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो अभी एक्सप्रेशंस तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, अब वो हमारा ट्यूबलाइट जलना चाहिए कि भाई पोल और इक्वेटर में कितना डिफरेंस है, आर ओमेगा स्क्वायर का, तो हमारे वेट में उतने का ही फर्क पड़ेगा। बस मेरा बात सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। क्या करोगे बेटा बोलो, आप सब लिखोगे, सब लिखोगे। एक काम करो बेटा, ये हेडिंग डालो, ये मस्त पैकी डायग्राम ड्रॉ करो, बढ़िया सा डायग्राम बेटा,
सुन मेरी बात, एक चीज और करना, जो ए वाला पार्ट है ना यहाँ पे लिखना बेटा, यहाँ पे बेटा ध्यान से सुनो बेटा, ए वाला जो फर्स्ट पार्ट है ना ऐसा वाला पार्ट, उसको वहां पे लिखो, उसके नीचे इसको लिखो, उसके नीचे इसको लिखो, ऐसा स्टेप बाय स्टेप, ऐसा 3 स्टेप में लिखो। ये तो लिखा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा लिख लो, फिर बताता हूँ क्या करना। सिर्फ डायग्राम, डायग्राम मतलब सिर्फ इतना पार्ट बेटा, देखो ये पूरा पार्ट इस पर लिख दो, पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट इतना ड्रॉ करो, ए मत लिखो और ए मत लिखो, ये डायग्राम के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना, मैं देता हूँ बेटा, कम ऑन, जल्दी से पहले उसको ड्रॉ कर लो। यस एवरीवन, ऑनलाइन सबको समझ रहा बेटा अच्छे से? ओके ओके बेटा, थैंक यू।
डायग्राम के बाद हम बोलता हूँ राइट डाउन। डायग्राम के बाद जो मैं बोलता हूँ लिखो सब लोग, राइट। कंसीडर an object of mass small m. Consider an object of mass small m is placed on the earth's surface. I repeat, consider an object of mass small m is placed on earth's surface. Is placed on earth's surface. Placed on the earth's surface at latitude phi. Placed on the earth's surface at latitude phi. At latitude phi. लिख दिया? At latitude phi. Done? Done? Okay. Let capital R be the radius of Earth. Let capital R be the radius of the Earth. Be the radius of the Earth. Be the radius of the Earth. Full stop, continue. As Earth is rotating, as Earth is rotating, as Earth is rotating, given mass is performing circular motion. Given mass is performing circular motion. Given mass is performing circular motion. Circular motion. On a circular path, on a circular path, on a circular path of radius r,
on a circular path of radius r. On circular path of radius, what a small r है ना? Circular path का radius small r ना? Circular path of radius r small r. अगले पैरा से लिखो. On given mass, two accelerations are acting. TWO, two accelerations are acting. Two accelerations are acting. First and second करके लिखेंगे. First one, acceleration due to gravity. First one, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Small g, bracket में small g, which is acting along the radius towards the center. Along the radius towards the center of the earth. Along the radius towards the center of the earth. Along the radius towards the center of the earth. Done? लिख दिया along the radius towards the center of the earth. Second, centrifugal acceleration. Centrifugal acceleration. ब्रैकेट में ऐसा लिखो ACF, ऐसा देखो ACF, which is acting along the radius, and away from the center of the circular path. Along the radius and away from the center of the circular path. Along the radius and away from the center of the circular path. Circular path इस एंगल से अब ठीक है बेटा. उसके नीचे ना A लिखो, फिर A लिखो, फिर A लिखो, फिर A लिखो, यहाँ तक मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक लिख लो बेटा. उसके नीचे जहाँ पे भी खत्म किया ना उसके नीचे A लिखो, फिर A, फिर A, फिर A. सिंस करके स्टार्ट करो. सिंस ACF इक्वल्स टू दिस, उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर यहाँ तक लिख लो बेटा पास. ना बेटा पहले यहाँ पे लिख ले. हो गया अंदर. हाँ ये लिखना O dash is equal to पूरा यहाँ से लिखे हैं. Yes. अब उसके नीचे यहाँ से स्टार्ट करो बेटा. यहाँ से नीचे लिखो let AR ऐसे let AR be the ऐसा A suffix R be the radial component. Let AR be the radial component of centrifugal acceleration. Radial component of centrifugal acceleration. Radial component of centrifugal acceleration.
centrifugal acceleration. Then it is given by. Let AR be the radial component of centrifugal acceleration. Then it is given by. क्या लिखा? ऐसा लिखो. ए वाला स्टेप लिखो, ए वाला. इसके नीचे ए वाला लिखना और उसके भी नीचे इसको लिखना. समझा बेटा? सर स्टेप बाय स्टेप लिखना. सबसे पहले लिखो AR is equals to ACF cos phi. ACF cos phi के नीचे ए वाला लिखोगे R cos phi omega square cos phi और उसके नीचे इसको लिखोगे. मतलब जो मैंने लाइन में लिखा उसको स्टेप बाय स्टेप के नीचे कैसा लिखो. डन बेटा. अब क्या करोगे? यहां से लेके ये यहां तक छाप लो बेटा. पहले यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक छाप लो. कमा. अब जाके हमको 4 मार्क मिलेगा. डन. यहां तक हो गया बेटा? ओके. अब नीचे 3 नोट के पॉइंट्स लिखने हैं बेटा. ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 3 पॉइंट लिखना है. तो नोट करके लिखो. सब लोग हेडिंग डालो नोट, और नोट में लिखो. सब रेडी है? So write down. If Earth will stop its rotation, if Earth will stop its rotation, then that weight of all the bodies on the Earth, then weight of all the bodies on the Earth, then weight of all the bodies on the Earth will increase. Will increase. Weight of all the bodies on the Earth will increase
I repeat, if Earth will stop its rotation, then weight of all the bodies on the Earth will increase except the bodies on the poles. Except the bodies on the poles. Except the bodies on the poles. The bodies on the poles. Except the bodies on the poles. Done? हो गया यहां तक? Fine. अगला लिखो. अगला राइट डाउन बेटा. सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट लिखने से अच्छा है उसको ड्रॉ करो. कैसे ड्रॉ करोगे देखो. नोट का सेकेंड पॉइंट. ये हमारा पोल. पोल इक्वेटर. इक्वेटर ऐसा एरोस दिखा दिया. बताओ हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं. वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस. और अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं वैल्यू ऑफ जी. एनी डाउट अप टू दिस? पक्का नहीं है? चलो. थर्ड पॉइंट. नोट का थर्ड पॉइंट राइट डाउन. If a body is brought, if a body is brought from pole to equator, if a body is brought from pole to equator, if a body is brought from pole to equator, then its weight reduces by, then its weight reduces by r omega square and vice versa. And vice versa क्या होगा बेटा बोलो. इक्वेटर से पोल पे लेके जाएंगे तो बढ़ जाएगा. कितना बढ़ जाएगा उतना ही r omega square है ना. तो क्या लिखा? If a body is brought from pole to equator, then its weight reduces by r omega square and vice versa. Vice versa का क्या मतलब हो जाता है? उसका उल्टा. अगर इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो बढ़ जाएगा. कितना बढ़ जाएगा? r omega square. So that's all for the today. नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. चलो. Any doubt up to this? Any doubt up to this? Any of you? कुछ डाउट है बेटा? Okay, thank you.